हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है रिगार्डिंग द जो हमारा मैमेलियन जीनोम होता है, उस मैमेलियन जीनोम की साइज क्या होती है और वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्यों होती है, कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन दिस सेशन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैमेलियन जीनोम, राइट। तो हम लोगों ने जैसे सबसे पहले एक चीज के बारे में डिस्कस किया था और वो चीज कौन सी थी हमारी, दैट इज द जीनोम। व्हाट इज द जीनोम, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देख के रखा है। जीनोम मतलब कंप्लीट सेट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इन द एनी ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज द जीनोम। तो मैं इस शॉर्टकट में क्या लिख दूंगा, दिस इज द कंप्लीट सेट ऑफ द genetic material, कंप्लीट सेट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, इसको हम लोग बोलते हैं इन एनी ऑर्गेनिज्म इट इज कॉल्ड एज द जीनोम, राइट। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि ह्यूमन जीनोम की, दैट मीन्स मतलब ये जो हम लोग जो ह्यूमन है, इस ह्यूमन जीनोम की बात करते हैं। तो ह्यूमन जीनोम मतलब क्या है, ह्यूमन जीनोम के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या जेनेटिक मटेरियल है और उसका कंपोजिशन क्या होता है और या फिर उसकी साइज क्या होती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। तो जो ह्यूमन जीनोम होता है, हम लोग जो ह्यूमंस है, इस एक्चुअली में ह्यूमन के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है सारे यूकेरियोट्स में जो या फिर मैमल्स होते हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डीएनए। फिर उसका ऑर्गेनाइज होके वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से होता है इन द क्रोमोसोम के फॉर्म में, राइट। तो जो डीएनए होते हैं वो बेस पेयर से मिलके बनते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि ह्यूमन जीनोम की, तो ह्यूमन जीनोम जो होता है वो बने वाला होता है 3.2 बिलियन बेस पेयर से, राइट। तो जो बिलियन बेस पेयर्स होते हैं, इन बेस पेयर से बना होता है ह्यूमन जीनोम, राइट। और अब यहाँ पे जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए क्या हो चुका है, ऑर्गेनाइज हो चुका है इन द क्रोमोसोम। तो हमारा ह्यूमन का जो डीएनए होता है, दिस बेसिकली गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू द टोटल जो क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन में, वो टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं, देज आर द 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और 46 क्रोमोसोम्स मतलब बेटा कितने, 46 अलग अलग नहीं होते हैं। तो 46 जो होते हैं वो पेयर में पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग इनके बारे में लिखते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, बट इन द 23 जो पेयर्स है इनमें ये पाए जाते हैं। दिस आर द ह्यूमन जीनोम्स, राइट। तो इसमें से अगर हम लोग क्रोमोसोम का कंपोजिशन देखेंगे, राइट, तो अभी हम लोगों ने और किसके क्रोमोसोम देख रहे हैं हम लोग, ह्यूमन में जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं टोटल 46 क्रोमोसोम, और पेयर्स होते हैं वो होते हैं 23 पेयर्स होते हैं, राइट। तो यहाँ भी ये जो 23 पेयर्स होते हैं उसमें जो हम लोग डिवीजन करेंगे, तो 23 पेयर्स में से जो 22 पेयर्स होते हैं, ओके, तो ये जो 22 पेयर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स, राइट। तो दीज आर कॉल्ड एज द ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स। और जो एक पेयर होता है इसको बोला जाता है, ये देखो टोटल कहाँ से चालू है 1 से लेकर 23 तक, उसमें से जो 22 होते हैं वो 22 पेयर्स होते हैं, वो होते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। और एक जो पेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, राइट। तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेल में और फीमेल में डिफरेंट होते हैं। जैसे मेल में होते हैं एक्स एंड द वाई, और जो फीमेल में प्रेजेंट होता है वो होता है एक्स एंड द एक्स। तो ये हो गया है हमारा क्रोमोसोम का कंपोजिशन। फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि नंबर ऑफ जीन्स, तो टोटल क्रोमोसोम कितने हैं 46,
तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ जीन्स कितने होते हैं। तो पहले फिर से मैं जैसे हर बार बताता हूँ वैसे एक बार फिर से बता दूंगा। ये जो जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये हो गया है हमारा डीएनए। ये डीएनए का सपोज इतना पार्ट है, मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज द पार्ट और द सेक्शन ऑफ द डीएनए, this particular part of DNA which is responsible for the particular protein, right? या फिर हम लोग पर्टिकुलर क्या बोलेंगे, ट्रेट बोलेंगे, या फिर पर्टिकुलर फंक्शन इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द जीन, राइट? सो व्हाट इज जीन? इट इज द फंक्शनल सेक्शन ऑफ द डीएनए दैट इज कॉल्ड एज द जीन। तो जो हम लोग ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस में कितने जीन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ जीन्स जो होते हैं वो ह्यूमन में वो प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 20,000 टू जो 25,000 जो जीन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब फिर से यहाँ पे दो चीजें आएगी। तो ह्यूमन के अंदर जो जीनोम होता है, मैमल्स के अंदर जो जीनोम होता है वो दो टाइप से डिवाइड होकर रहता है। एक जो टाइप होता है जीनोम का जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर जीनोम, और जो दूसरा टाइप होता है उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। मीनिंग क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर है उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर, जो कि फॉर्म में रहता है क्रोमोसोम के, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर और द क्रोमोसोमल जो जीनोम होता है। और माइटोकॉन्ड्रियल जो जीनोम होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 37 जीन्स होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं नंबर ऑफ जीन्स की, तो ये वाला कौन सा वाला जीनोम है, दिस इज द रिगार्डिंग द न्यूक्लियर जीनोम। तो हम लोग अभी जो भी बात करेंगे वो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम की नहीं रहेगी, वो रहेगी रिगार्डिंग द न्यूक्लियर जीनोम। तो अब यहाँ पे देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 20,000 टू 25,000 जीन्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर। और ये जो जीन्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये जो जीन्स होते हैं वो अब प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन्स, राइट? जैसे मैंने पहले बता दिया था, ये जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन्स फिर रिस्पॉन्सिबल होता है, एक तो हो गया है हमारा ग्रोथ होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद में सेल मेटाबॉलिज्म हो गया, राइट? तो उसको हम लोग बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। उसके बाद में जो सेल का जो डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं, राइट? और साथ में अगर हम लोग देखेंगे कि तो हमारे बॉडी में जो रिपेयर होते हैं, राइट, या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो सेल के फंक्शंस होते हैं, देज आर ऑल कंट्रोल्ड बाय द ऑल देज जीन्स। तो ये कहलाते हैं हमारे नंबर ऑफ द जीन्स, राइट? अब जो हमारा मतलब ह्यूमन जो डीएनए होता है, इस ह्यूमन डीएनए जो है उसमें दो पार्ट होते हैं, राइट? एक पहला पार्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द कोडिंग रीजन्स, राइट, और कोडिंग सीक्वेंसेस। मैं पहले लिख देता हूँ। पहला पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, दिस आर द कोडिंग रीजन या फिर कोडिंग सीक्वेंसेस बोलेंगे। तो ये जो कोडिंग रीजन होता है, देज आर कॉल्ड एज द एक्सॉन्स, राइट? तो कोडिंग रीजन का नाम क्या है, एक्सॉन्स। और जो सेकंड वाला पार्ट होता है वो कहलाता है नॉन कोडिंग जो रीजन होता है, और उस नॉन कोडिंग रीजन का नाम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंट्रॉन्स, राइट? तो जो ह्यूमन डीएनए है वो दो पार्ट से मिलकर बने वाला है, कोडिंग रीजन एज वेल एज द नॉन कोडिंग रीजन। तो अब यहाँ पे अगर हमारा डीएनए होता है, राइट, डीएनए में तो दोनों भी रीजन है, कोडिंग रीजन भी है और नॉन कोडिंग रीजन भी है। तो डीएनए से सबसे पहले जो आरएनए बनता है वो हम लोग क्या बोलेंगे, प्री एम आरएनए, राइट? फिर प्री एम आरएनए में दोनों भी चीजें आएंगी, एक्सॉन भी रहेंगे और एंट्रॉन भी रहेंगे, राइट? तो फिर यहाँ पे क्या होता है, देयर इज द प्रोसेस ऑफ द स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में क्या हो, किसको निकाल दिया जाएगा, तो जो इंट्रॉन वाला पार्ट होता है उसको निकाल दिया जाएगा, और फिर बन जाता है एक्चुअली में एम
आरएनए, तो ये कहलाते हैं हमारा एक्चुअल कोडिंग एंड नॉन कोडिंग डीएनए से किस तरीके से एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए से फिर बनता है प्रोटीन, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन, राइट। तो सो दिस इज द कंप्लीट साइज ऑफ द ह्यूमन जीनोम, राइट। अब ये साइज के बाद में जो दूसरा पार्ट आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ह्यूमन जीनोम, राइट। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी देखने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी का मीनिंग क्या होता है, पहले वो हम लोग देख लेते हैं, राइट। अब अगर हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जीनोम कितना कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है इसका मीनिंग क्या होता है कि जो स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल एंड जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन और किसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होगा, जीनोम का। और जीनोम मतलब कौन होता है, तो वो होता है हमारा डीएनए। तो वो किस तरीके से प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होके है, तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलेंगे दैट इट विल बी रेफर टू द दिस विल रेफर टू द जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। तो ये हो गया है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ द जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये जो जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो डिपेंडेंट रहती है कुछ फैक्टर्स पे, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला वाला फैक्टर होता है वो कहलाता है इंट्रॉन्स एंड द एक्सॉन्स। दूसरा फैक्टर होता है वो होता है रिपीटेटिव डीएनए। नेक्स्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीन फैमिलीज, देन अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, then epigenetic regulation, non-coding RNAs and regulatory complexity। तो जब भी हम लोग जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो इसमें इतने सारे वर्ड्स आते हैं कि हम लोग हमेशा इसमें जो है वो कंफ्यूज होते रहते हैं। इसलिए हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से वन बाय वन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो फैक्टर होता है रिस्पॉन्सिबल, वो होते हैं हमारे एंट्रॉन्स एंड द एक्सॉन्स। तो जैसे मैंने अभी अभी बताया था, जो हमारा एक्सॉन्स होते हैं वो एक्सॉन्स कौन सा रीजन होता है, तो वो कहलाता है हमारा कोडिंग रीजन। और जो एंट्रॉन्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं नॉन कोडिंग रीजन, राइट। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बनती है इन दोनों के वजह से आती है, क्योंकि जो डीएनए होता है वो डीएनए में जो कोडिंग रीजन होता है, मतलब कौन सा हो गया है एक्सॉन्स, ये रिस्पॉन्सिबल रहता है फॉर द प्रोटीन का जो सिंथेसिस है, इस प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो फिर ये जो एंट्रॉन्स होते हैं जो कि नॉन कोडिंग जो हमारा रीजन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रेगुलेशन रेगुलेशन एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द क्रोमोसोम, राइट। तो रेगुलेशन और स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर एक्चुअली में हम लोग देखेंगे तो जब ये डीएनए का मतलब जो भी जीन को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, ये डीएनए का एक पार्ट रहेगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, जीन। दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर प्रोटीन। तो डीएनए से सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन में तैयार होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्री एमआरएनए। प्री प्रीम प्री जो एमआरएनए है उसमें ये जो आप लोगों को स्क्वायर में दिखाई दे रहे हैं वो होते हैं हमारे एक्सॉन, और जो सिंगल लाइंस में दिखाई दे रहे हैं वो कहलाते हैं हमारे एंट्रॉन। तो लेकिन हम लोगों को आरएनए में तो एंट्रॉन चाहिए नहीं है क्योंकि वो नॉन कोडिंग रीजन होता है। तो फिर यहाँ पे एक प्रोसेस होती है, जैसे मैंने अभी बताया था ना, उस प्रोसेस का नाम होता है दिस इज द स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में जो एंट्रॉन्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो इसलिए कौन कौन बचे हैं, ओनली एंड ओनली यहाँ पे क्या बच गया है, दिस आर द एक्सॉन्स बच गया है। ये बोला, इसको बोला जाता है मैच्योर एमआरएनए, और मैच्योर एमआरएनए से फिर सिंथेसाइज होता है प्रोटीन बाय द प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज द ट्रांसलेशन। तो ये पहला वाला फैक्टर हो गया है जिसको बोला जाता है एंट्रॉन्स एंड द एक्सॉन्स। दूसरा जो फैक्टर होता है जो कि अफेक्ट करता है
जीनोम की कॉम्प्लेक्सिटी को। तो ये होता है हमारा रिपीटेटिव डीएनए, राइट। तो ये जो मतलब ह्यूमन का जो जीनोम होता है, ह्यूमन जीनोम इज कंसिस्ट ऑफ, जीनोम मतलब कौन सा हो जाएगा, डीएनए। दिस डीएनए बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द नॉन कोडिंग रिपीटेटिव डीएनए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे डीएनए का जो लार्ज पोर्शन होता है, लार्ज पोर्शन, दिस इज कंसिस्ट ऑफ द जो रिपीटेटिव डीएनए से बना होता है। अब ये जो रिपीटेटिव डीएनए होते हैं, उनके नाम क्या क्या होते हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो उनमें आते हैं, रिपीटेटिव डीएनएज में आते हैं, जिसका सबसे पहला हम लोग नाम होता है, इट इज कॉल्ड एज द सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, पहला हो गया है सैटेलाइट डीएनए। दूसरा जो होता है वो होता है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। हाँ, ओके, तो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। उसके बाद में माइक्रो की जगह पे आ जाएगा, दिस इज द मिनी सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट डीएनए होता है। उसके बाद में जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं, तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, जो एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट हो सकते हैं, दीज आर द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं। ये सारे के सारे आते हैं और वो पार्ट होता है डीएनए का, जिसकी वजह से जो फिर से डीएनए होता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। सो दिस इज कॉल्ड एज द रिपीटेटिव डीएनए। नेक्स्ट जो थर्ड वाला फैक्टर होता है, थर्ड फैक्टर को हम लोग बोलते हैं इसको जीन फैमिली। ओके, सो जीन फैमिलीज के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, जीन फैमिलीज किसको बोलते हैं, जीन फैमिलीज, फैमिलीज मतलब जो एक दूसरे के साथ में रिलेटेड रहते हैं। सो व्हाट आर जीन फैमिलीज, जीन फैमिलीज वो जीन्स होते हैं, मतलब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, देज आर द ग्रुप, क्योंकि फैमिली मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल विच आर रिलेटेड टू ईच अदर। वैसे ही जीन की फैमिली मतलब क्या रहेगा, these are the group of the related genes, related जो जीन्स होते हैं। अब ये जो भी हमारे रिलेटेड जीन्स होते हैं, जिनका जो फंक्शन, स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है वो सिमिलर रहेगा। सो ग्रुप ऑफ द रिलेटेड जीन्स विथ द सिमिलर, सो वी कैन से द सिमिलर, दो चीजें कौन सी है, एक तो होता है स्ट्रक्चर एंड द दूसरा होता है वो कहलाता है फंक्शन। ये कहलाते हैं हमारे जीन फैमिलीज। तो अगर हम लोग बात करते हैं जीन फैमिलीज की, तो अगर इसका एक क्लासिकल एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, आप लोगों ने ग्लोबिन फैमिली नाम सुना होगा, राइट। तो ये जो ग्लोबिन फैमिली होती है, तो उसके लिए दो जीन्स आते हैं। ओके, एग्जांपल में देखेंगे हम लोग, दिस इज द ग्लोबिन फैमिली। तो ग्लोबिन फैमिली में दो जीन्स होते हैं। एक जीन्स जो होता है दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अल्फा ग्लोबिन, दैट इज अल्फा ग्लोबिन जीन, अल्फा ग्लोबिन जीन। और दूसरा वाला ऑटोमेटिकली इट इज द बीटा ग्लोबिन जो जीन होता है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, दो रिलेटेड जीन्स है जो कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली जो सिमिलर होते हैं वो कहलाते हैं जीन फैमिलीज, राइट। तो ये जो जीन फैमिलीज होते हैं, बेसिकली these evolve from the same ancestral genes. So we can write down these evolve from the same जो ancestral सेम एंसेस्ट्रल जो जीन्स होते हैं, इनसे मतलब सेम टाइप ऑफ जीन से ये इवॉल्व हुए वाले रहते हैं। तो ये जो जीन के फैमिलीज होते हैं, उसके वजह से भी जो जीन की कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो अफेक्ट हो जाती है, राइट। उसके बाद में जो नेक्स्ट वाला पार्ट आता है, यहाँ ये कहलाता है हमारा अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, राइट। अब यहाँ पे ये जो अल्टरनेटिव स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है,
अल्टरनेटिव स्लाइसिंग वो प्रोसेस होती है जिसके वजह से जो सिंगल जीन होता है, दिस सिंगल जीन कैन प्रोड्यूस द produce the different proteins, right? Different proteins, ये कहलाता है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग. So alternative splicing will cause the single genes to produce the different हाँ मैं इसको शॉर्टकट में लिख देता हूँ. तो सिंगल जीन टू प्रोड्यूस द डिफरेंट प्रोटीन्स. किस तरीके से ये प्रोटीन्स को बनाएगा वो हम लोग देखेंगे. ये अभी जीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को. ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं. जस्ट अ मिनट. ओके, इसमें जो ग्रीन वाला पार्ट दिखाई दिया गया है, ग्रीन वाला पार्ट होता है वो होता है एक्सॉन. ये 1 नंबर का एक्सॉन है, 2 नंबर का एक्सॉन है, 3 नंबर का एक्सॉन है और 4 नंबर का एक्सॉन है. ओके, एक्सॉन का मतलब जो कोडिंग डीएनए होता है. तो जब भी ट्रांसक्रिप्शन होता है तब हम लोगों को क्या मिलता है, एमआरएनए मिलता है. तो एमआरएनए में भी ये एक्सॉन हो गए और ये वाला एंट्रॉन होता है. फिर मैंने क्या बताया था, इसमें जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसिंग. स्प्लाइसिंग में निकाल दिए जाते हैं एंट्रॉन और सिर्फ बचता है वो होता है एक्सॉन, राइट. तो अब यहाँ पे ये वाला 1 नंबर का एक्सॉन है, 2, ये 3 और ये 4 नंबर के एक्सॉन है. तो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग की वजह से ये जो कॉम्बिनेशन होता है वो कॉम्बिनेशन जो है वो चेंज हो जाता है. जैसे इस कॉम्बिनेशन में कौन है, 1 2 3 और इस कॉम्बिनेशन में कौन है, 1 2 4. ये अलग अलग क्या हो गया है, दिस इज द वन टाइप ऑफ द आरएनए. तो और दिस इज द अनदर टाइप ऑफ द आरएनए. तो हम लोग इसको बोलेंगे दिस इज द वन टाइप ऑफ आरएनए, दिस इज अनदर टाइप ऑफ आरएनए. इसके वजह से बनेगा डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन. सपोज इसके लिए जो प्रोटीन बनता है उसका नाम रहेगा 1. इसके वजह से जो प्रोटीन बनता है इस प्रोटीन का नाम रहेगा 2. तो इस तरीके से ये अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होती है, वो कॉज करती है सिंगल जीन को प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोटीन्स, जिसके वजह से फिर जीनोम में होती है कॉम्प्लेक्सिटी. नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं, नहीं सॉरी, नेक्स्ट जो फैक्टर होता है उसको बोला जाता है एपिजेनेटिक रेगुलेशन. एपिजेनेटिक रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, तो ये जो एपिजेनेटिक रेगुलेशन मतलब जो होता है वो कहलाता है कंट्रोल ऑफ द जीन एक्सप्रेशन. तो सब लोग अभी अच्छे से ध्यान देके सुनना. जीन एक्सप्रेशन मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं होती है. जीन एक्सप्रेशन, जीन मतलब कौन हो गया, सेगमेंट ऑफ द डीएनए. वो किस में कन्वर्ट होता है, एमआरएनए में, और एमआरएनए से फिर बनता है प्रोटीन. तो जीन एक्सप्रेस हुआ मतलब क्या हुआ है, एक जो प्रोटीन हुआ है वो प्रोड्यूस हो गया है, राइट. तो अब ये एपिजेनेटिक रेगुलेशन होता है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है जीन के एक्सप्रेशन को. कंट्रोल करना मतलब क्या होगा, ये जो है वो टर्न ऑन करेगा, ओके, या फिर ऑफ करेगा. ऑफ करेगा जो जीन्स होते हैं उन जीन्स को टर्न ऑन या फिर टर्न ऑफ करता है, राइट. लेकिन ये जब टर्न ऑन और टर्न ऑफ करता है उसमें कोई भी जो डीएनए होते हैं उसमें चेंजेस नहीं किया जाता है. तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज विदाउट चेंजिंग द डीएनए सीक्वेंस. विदाउट चेंजिंग डीएनए सीक्वेंस जो टर्न ऑन और टर्न ऑफ किया जाता है जिन एक्सप्रेशन को, उसको बोला जाता है एपिजेनेटिक रेगुलेशन, राइट. तो एपिजेनेटिक जो रेगुलेशन होते हैं उसके जो मेजर टाइप्स में दो मेजर टाइप्स आते हैं. तो दो मेजर टाइप्स होते हैं. पहला जो टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द डीएनए मिथाइलेशन. डीएनए मिथाइलेशन. अब ये जो डीएनए मिथाइलेशन होता है उसका यहाँ पे सीधा सीधा मीनिंग क्या होता है, मिथाइलेशन मतलब मिथिल ग्रुप को ऐड करना किसमें, डीएनए में.
जिसकी वजह से जो पर्टिकुलर डीएनए का सेगमेंट है, मतलब जो पर्टिकुलर जीन है, वो जीन सप्रेस हो जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज सिंपली द एडिशन ऑफ द मिथिल ग्रुप, और ये जो मिथिल ग्रुप होता है दिस में कॉज द सप्रेशन, ओके, सप्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर जीन, राइट। तो ये वाला हो गया हमारा फर्स्ट वाला मेजर टाइप। दूसरा जो मेजर टाइप होता है वो कहलाता है जो हिस्टोन मॉडिफिकेशन, राइट। सो दिस इज द हिस्टोन मॉडिफिकेशन। बेटा हिस्टोन मॉडिफिकेशन, राइट। तो ये जो हिस्टोन होते हैं, हिस्टोन मतलब वो प्रोटीन होते हैं जिसके सराउंडिंग में जो डीएनए होता है वो वाइंड होता है, उसको बोला जाता है हिस्टोन प्रोटीन। तो अगर उस हिस्टोन प्रोटीन में ही मॉडिफिकेशन हुआ तो ये दिस हिस्टोन मॉडिफिकेशन विल कॉज इन द चेंज इन द क्रोमैटिन, राइट। तो जो क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर है इसमें चेंज हो रहा है, डीएनए का जो सीक्वेंस है उसमें कुछ भी चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो इसी को बोला जाता है एपिजेनेटिक रेगुलेशन। उसके वजह से भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है जीनोम में। और सबसे लास्ट वाला जो फैक्टर होता है वो फैक्टर, सॉरी, वन ऑफ द जो सेकंड लास्ट फैक्टर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कोडिंग आरएनएस, राइट। तो ये जो नॉन कोडिंग आरएनएस होता है, एक्चुअली में जो कोडिंग आरएनए है वो कोडिंग आरएनए कौन सा वाला होता है? तो वो एक ही आरएनए है जो कोड करता है प्रोटीन के लिए, वो होता है एम आरएनए, राइट। एम आरएनए कोडिंग आरएनए क्यों कहलाता है? क्योंकि एम आरएनए से बनते हैं अब प्रोटीन्स बनते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द कोडिंग आरएनए। बाकी के जो आरएनएज रहेंगे जिनको हम लोग बोलते हैं नॉन कोडिंग आरएनएज रहते हैं। बहुत सारे हैं, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसलिए आज मैं सिर्फ और सिर्फ उनके नाम लिख देता हूँ। तो एक होता है हमारा आर आरएनए। आर आरएनए इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। दूसरा वाला होता है वो होता है टी आरएनए, राइट। और एक थर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम आई आर एन ए, दैट इज द माइक्रो आर एन ए, राइट। सो दिस इज माइक्रो आर एन ए। माइक्रो आर एन ए का कल भी मैंने काम बता के रखा था। माइक्रो आर एन ए होता है वो रेगुलेट करता है जीन के एक्सप्रेशन को। और जो फोर्थ टाइप का होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटरफेयरिंग आर एन ए, राइट। तो उसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? दिस इज कॉल्ड एज द एस आई आर एन ए। एस आई आर एन ए का मीनिंग होता है दिस इज द स्मॉल एंटरफेरिंग आरएनए। ये जो स्मॉल एंटरफेरिंग आरएनए होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो जीन स्लाइसिंग होते हैं उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या फिर जो डिग्रेडेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये वाले कहलाते हैं हमारे नॉन कोडिंग आरएनए। और जो लास्ट वाला फैक्टर होता है जो कि अफेक्ट करता है जीनोम की कॉम्प्लेक्सिटी को, उसको बोला जाता है, वो होता है रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। तो ये जो हमारा जीन का एक्सप्रेशन होता है, तो वी कैन से दिस जीन एक्सप्रेशन। जीन का एक्सप्रेशन मतलब जो सिंथेसिस होना है प्रोटीन पर्टिकुलर जीन का, तो ये जो होता है जीन का एक्सप्रेशन वो कई डीएनए के रीजन से ही कंट्रोल होता है। so we can say this gene expression is controlled controlled by the regions of the डीएनए itself, ओके। और ये जो रीजन ऑफ डीएनए होते हैं इनको फिर अलग अलग नाम दिए जाते हैं। पहला जो होता है वो कहलाता है प्रमोटर, ओके। कल भी मैंने बताया था ये जो प्रमोटर होता है, ये प्रमोटर का काम क्या होता है कि इनिशिएट करना ट्रांसक्रिप्शन को। दूसरा होता है वो कहलाता है इनहांसर, राइट। तो इनहांसर का काम क्या हो जाएगा? इनहांसर मतलब वो रीजन होता है डीएनए का, वो डीएनए का पार्ट जो कि रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज करता है। और जो तीसरे होते हैं वो कहलाते हैं साइलेंसर। साइलेंसर दैट इज दैट पार्ट ऑफ डीएनए विच सप्रेस द जीन, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको
सप्रेस करता है, तो ये कहलाते हैं हमारे रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। तो अब लास्ट में एक वैल्यू आती है जिसको हम लोग बोलते हैं सी वैल्यू पैराडॉक्स। ओके, पैराडॉक्स का मीनिंग क्या होता है, जो कि जैसा लगता है वैसा होता नहीं है। तो ये सी वैल्यू का पैराडॉक्स क्या होता है वो हम लोग देखते हैं कि सी वैल्यू पैराडॉक्स मतलब क्या होता है कि अगर हम लोगों को ऐसा लगता है कि अगर जीनोम की जो साइज होती है, अगर जीनोम की साइज बड़ी है, दैट मीन्स इस क्या होता होगा, दिस कैन बी रिलेटेड टू, ओके मैं इसको लिख देता हूं इस तरीके से, जीनोम साइज इज इक्वल टू द जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी। जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोगों को सुनने के बाद में ऐसा ही लगता है, जितनी बड़ी जीनोम की साइज रहेगी उतनी ज्यादा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सी वैल्यू पैराडॉक्स, राइट। मतलब अगर जीनोम की साइज है, ये दिस डज नॉट mean, okay, or this does not indicate, मीन से बेटर है वर्ड हम लोग डाल देते, दिस डज नॉट इंडिकेट द जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। जीनोम की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको ये इंडिकेट नहीं करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सी वैल्यू पैराडॉक्स, राइट। तो अगर हम लोग देखेंगे इसका जो क्लासिकल एग्जाम्पल होता है, तो एग्जाम्पल में कुछ जो एम्फीबियंस होते हैं, some amphibians, ओके, some amphibians, amphibians मतलब जो पानी और जमीन दोनों पे भी रह सकते हैं, वो होते हैं amphibians। amphibians का जो जीनोम होता है, they have the large genome, they have the large genome than the human। मतलब ह्यूमन का जो जीनोम होता है वो कंपैरेटिवली वो होता है स्मॉलर देन द एम्फीबियन, राइट। लेकिन हाँ, सो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, दिस इज स्मॉलर देन द एम्फीबियन जीनोम, राइट। ह्यूमन का जीनोम बहुत स्मॉल भी नहीं होता, इट इज स्मॉलर देन द एम्फीबियन जीनोम होता है। बट यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो ह्यूमन जीनोम की कॉम्प्लेक्सिटी जो वो है वो ज्यादा होती है। सो वी कैन से द दिस कॉम्प्लेक्सिटी, जस्ट मिनट, दिस कॉम्प्लेक्सिटी इज मोर, हाँ, तो जो ह्यूमन जीनोम होता है उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ज्यादा होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं सी वैल्यू पैराडॉक्स। और ये जो सी वैल्यू पैराडॉक्स होता है, वो सी वैल्यू पैराडॉक्स किसके वजह से हो सकता है, जो रिपीटेटिव डीएनए होते हैं, या फिर जो नॉन कोडिंग डीएनए होते हैं, या फिर जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होता है, उनके वजह से जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये कहलाता है हमारा पहला वाला पार्ट, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, साइज, और दूसरा था जिसके बारे में डिस्कस किया था, दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द जीनोम, राइट। तो बेसिकली हम लोगों ने आज जो पार्ट पढ़े वाला है वो कौन सा वाला था, दिस इज द पार्ट वेयर वी हैव स्टडीड व्हाट इज द जीनोम। जीनोम मतलब जो कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उसको बोला जाता है जीनोम। फिर हम लोग बात कर रहे थे ह्यूमन के जीनोम की। ह्यूमन का जो जीनोम होता है वो बने वाला होता है 3.2 बिलियन बेस पेयर से, और इसका ह्यूमन का हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज होके है इन द 46 क्रोमोसोम, और वो भी 23 पेयर्स में, जिसमें से जो 22 पेयर्स होते हैं दिस आर द ऑटोसोमल, और जो एक पेयर होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम का। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ जो जीन्स होते हैं वो कितने होते हैं, बेसिकली देज आर द 20,000 टू द 25,000 होते हैं, वो देख लिया है। फिर देखा था कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन, और सबसे एंड में हम लोगों ने देखा था वो था फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर
द जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी। तो आते हैं इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन, रिपीटेटिव डीएनए, जीन फैमिलीज, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, epigenetic regulation, non-coding RNAs एंड रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी, ये हम लोगों ने देखने वाला है। नेक्स्ट जो कल का लेक्चर रहेगा वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है जेनेटिक्स का। और इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डीएनए के जो हम लोग बात करते हैं ना कि डीएनए को पैकिंग होती है, अल्टीमेटली कहाँ तक जाता है? क्रोमोसोम में। तो ये जो डीएनए के पैकिंग के जो लेवल्स होते हैं, जैसे स्टार्ट होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, न्यूक्लियोसोम, क्रोमैटिन, ओके, उसके बाद में लूप, उसके बाद में क्रोमोसोम। तो ये जो पूरा सीक्वेंस है वो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, तो जाके हमारी पूरी आइडिया जो होती है वो क्लियर हो जाती है कि हमारे न्यूक्लियस में जो डीएनए है वो किस तरीके से रहता है। वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे कल विद द लेवल्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के साथ में।